नमस्कार, आवाज समाचार देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं स्मिता रिशाल। वक्त हो गया 7 बजे की तमाम अहम और बड़ी खबरों का, जिस पर करेंगे नजर, लेकिन उससे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। जल्द लॉन्च होगा डिजिटल करेंसी का पायलट। आरबीआई ने जारी किया डिजिटल करेंसी पर ड्राफ्ट। शुरुआत में चुनिंदा मामलों में होगा इस्तेमाल। डॉलर के मुकाबले रिकॉर्ड निचले स्तर पर रुपया। पहली बार $1 का भाव 82 रुपए के पार, 82 रुपए 42 पैसे का निचला स्तर छुआ। उतार चढ़ाव के बीच सेंसेक्स निफ्टी की फ्लैट क्लोजिंग। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में गिरावट के बाद रिकवरी। आईटी, एफएमसीजी, मेटल, फार्मा शेयरों में बिकवाली। विवाद में फंसे केजरीवाल के एक और मंत्री राजेंद्र पाल गौतम। बीजेपी ने लगाया हिंदू देवी देवताओं के अपमान का आरोप। आज से कोच्चि में इंडियन सुपर लीग फुटबॉल का धमाल। एफएसडीएल की फाउंडर और चेयरपर्सन नीता अंबानी ने कहा, देश में फुटबॉल की बेहतरी के लिए है आईएसएल। हीरो मोटो का पहला इलेक्ट्रिक स्कूटर वीडा लॉन्च। फुल चार्ज में 150 किलोमीटर चलेगा। साल के अंत तक शुरू होगी डिलीवरी। और खबरों की शुरुआत आरबीआई से, जो जल्द ही सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी का पायलट लॉन्च करेगा। आरबीआई ने डिजिटल करेंसी का ड्राफ्ट जारी कर दिया है। इस खबर पर और डिटेल लेते हैं लक्ष्मण रॉय जी से। लक्ष्मण जी, बताएं क्या कुछ तैयारी चल रही है आरबीआई की इस डिजिटल करेंसी को लेकर? देखिए, आरबीआई जो डिजिटल करेंसी लॉन्च करने वाली है उसकी रूपरेखा कैसी होगी, इसका आज कॉन्सेप्ट नोट आरबीआई ने जारी किया है। ये डिजिटल करेंसी क्रिप्टो करेंसी तो नहीं होगी, लेकिन क्रिप्टो करेंसी से कम भी नहीं होगी। इसके दो रूप होंगे। पहली बात तो ये कि एक होलसेल ई रुपया होगा, एक रिटेल ई रुपया होगा। रिटेल ई रुपया का मतलब ये हुआ कि आप उस डिजिटल करेंसी का इस्तेमाल कर पाएंगे, दुकानदार कर पाएंगे, होलसेलर कर पाएंगे। होलसेल ई रुपया का मतलब ये होगा कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है, वित्तीय संस्थान जो है, वो इसका इस्तेमाल कर पाएंगे। दूसरी खासियत ये होगी कि ये ई रुपया टोकन के फॉर्म में भी होगा और दूसरा ये इनडायरेक्ट भी होगा, यानी लेजर के तौर पे अकाउंटिंग पर्पस से भी इसका किया जाएगा। तो एक और महत्वपूर्ण बात ये है कि इसका डायरेक्ट इनडायरेक्ट मॉडल होगा। डायरेक्ट मॉडल का मतलब ये होगा कि रिजर्व बैंक खुद इसको सीधे तौर पर जारी करेगा, उसकी मॉनिटरिंग करेगा। इनडायरेक्ट मॉडल ये होगा जिसमें बैंक भागीदार होंगे, बैंक अपने तरफ से भी उसके लिए काफी हद तक जिम्मेदार होंगे। तो इन तमाम रूपरेखा के साथ बहुत जल्द रिजर्व बैंक ई रुपया जारी करने वाला है, जिसको सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी कहेंगे, और इसकी घोषणा बजट में की थी। अब इसकी रूपरेखा शामिल करने के बाद रिजर्व बैंक ने कहा है कि इसको किस्तों में अलग अलग चरणों में जारी किया जाएगा। ऐसा नहीं कि एक बार जारी होगा सबको इस्तेमाल कर पाएगा। कुछ चुनिंदा सेक्टर के लिए चुनिंदा चरणों में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू होगा, फिर धीरे धीरे पूरे देश में चलाया जाएगा। खास बात यह होगी कि जहां इंटरनेट नहीं है वहां भी आप इस डिजिटल करेंसी का इस्तेमाल कर सकेंगे। जी, बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए लक्ष्मण जी आपका। तो कुल मिलाकर कुछ इस तरीके का होगा नया जो डिजिटल करेंसी आने वाली है, वो उसका रूपरेखा जो है। और अब बात रुपए की ही, वो इसलिए क्योंकि रुपया रिकॉर्ड निचले स्तर पर है। कमजोर रुपया आपकी जेब पर भी अटैक करने जा रहा है। आने वाले दिनों में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ सकते हैं, क्योंकि मजबूत डॉलर ने ओएमसीज की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। ओएमसीज में क्या कुछ हो रहा है, ये समझने के लिए चलते हैं हमारे सहयोगी नीरज वाजपेयी जी के पास। नीरज जी, चल क्या रहा है आखिरकार ओएमसीज में? देखिए, करेंसी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है उन कंपनीज के लिए जहां पे इंपोर्ट बहुत होता है। तो जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं, आईओसी, बीपीसी, एचपीसी, इनके लिए क्रूड ऑयल को इंपोर्ट किया जाता है और भारत अपनी ज़रूरत का 2/3 से ज़्यादा या 3/4 से ज़्यादा इंपोर्ट करता है। तो उसके लिए डॉलर की ज़रूरत होती है। इसीलिए ऑयल मार्केटिंग कंपनीज की तरफ से जब बहुत ज़्यादा डॉलर की डिमांड बढ़ जाती है तो करेंसी पे प्रेशर आता है। इसके साथ ही जैसे जैसे अमेरिका में बहुत ज़्यादा दाम बढ़ने शुरू हुए, बहुत ज़्यादा ब्याज दरें बढ़नी शुरू हुई, तो करेंसी और मजबूत हुई और उसी का परिणाम है कि भारत में भी आपको उसका असर दिख रहा है। अब ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के सामने मुश्किल ये है कि पिछले 6 महीने से उनके दाम नहीं बढ़ाने दिए गए उनको, तो डबल मार उनके ऊपर पड़ रही कि एक तो प्राइस नहीं बढ़ा रहे, ऊपर से करेंसी इतनी महंगी है कि इंपोर्ट महंगा हो रहा है। तो दोनों तरह से उनको मार पड़ रही है। इवेंचुअली क्या होगा कि हमारे आपके ऊपर इसका बोझ आएगा, क्योंकि पेट्रोल डीजल के दाम कहीं ना कहीं आपको बढ़ाने पड़ेंगे, क्योंकि बहुत लंबे समय तक आप फ्रीज नहीं सकते हैं। एक अनुमान लगाया जा रहा है कि सेकेंड क्वार्टर के जो भी नतीजे आएंगे, इसमें
तीनों ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को मिला के करीब 21,500 करोड़ का नेट लॉस होगा। एबिटा लॉस भी करीब 18,000 करोड़ का है, जो पिछले साल से करीब 4,000 करोड़, पिछले क्वार्टर से 4,000 करोड़ बढ़ के आ रहा है। तो ये एक बड़ी समस्या ऑयल मार्केटिंग कंपनीज की तरफ से आती हुई दिख रही है। साथ ही करेंसी के महंगे होने का, यानी डॉलर के महंगे होने का असर हमारे आपकी बहुत सारी इन चीज़ों पर पड़ेगा, क्योंकि जो भी चीज़ें आप इंपोर्ट करते हैं वो महंगी होती जाएंगी। तो इंपोर्टेड गुड्स की महंगाई का असर भारत पे एक बार फिर से आपको देखने को मिलेगा। अगर कोई यहाँ से पढ़ने जा रहा है तो उसके लिए करेंसी का इम्पैक्ट है, उसके खर्चे बढ़ते हुए दिखेंगे। तो इसलिए जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं उनके सामने मुश्किल है, इंपोर्टर्स के सामने मुश्किल है, गोल्ड कंपनीज के सामने मुश्किल, क्योंकि वो भी इंपोर्ट करती हैं। तो करेंसी के बढ़ने से तमाम दिक्कतें खड़ी हो गई। बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए नीरज जी आपका। और अब बात मार्केट की। कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन बाजार में काफी उतार चढ़ाव रहा। सेंसेक्स और निफ्टी फ्लैट बंद हुए। सेंसेक्स 31 पॉइंट गिरकर 58,191 पर और निफ्टी 17 पॉइंट गिरकर 17,315 पर बंद हुआ। तो वहीं मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में भी गिरावट के बाद रिकवरी देखी गई। मार्केट का पूरा हाल समझते हैं यतिन से। यतिन, बताएं सेक्टर्स का क्या कुछ हाल रहा आज, कहां दबाव दिखा और कहां तेजी दिखी? देखिए, अगर हम बाजार की बात करें तो जो उतार चढ़ाव डे में देखने को मिला उसके मुकाबले जो ओपन क्लोज था वो लगभग फ्लैट ही आपको आता हुआ दिखाई दिया। लेकिन निफ्टी गेनर्स की अगर हम बात करें तो टाइटन सबसे ज्यादा आज तेज था, लगभग 5.5% की यहाँ आपको तेजी देखने को मिली, क्योंकि जो तिमाही अपडेट थी वो काफी जबरदस्त थी ग्रोथ के हिसाब से। पावर ग्रिड, ओएनजीसी और इंडसइंड बैंक वो दूसरे शेयर्स थे जहां आपको खरीदारी के मूड बनते हुए दिखाई दिए। लूजिंग एंड पे फार्मा, आईटी शेयर्स और एफएमसीजी शेयर्स में थोड़ा बहुत आपको बिकवाली का माहौल दिखा। टाटा कंज्यूमर, कोल इंडिया, बीपीसीएल और एमएनएम जैसे शेयरों में आपको 1.5-2% के आसपास की मंदी दिखाई दी। मिड कैप में मार्केट का हाल ठीक रहा। अगर हम मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स की बात करें तो आज रिकॉर्ड हाई पे स्टॉक था, लगभग 6% ऊपर। जोमेटो जैसी कंपनी में लगभग डे हाई पे आपको क्लोजिंग आती हुई दिखाई दी, ये स्टॉक भी लगभग 6% ऊपर था। जेएसडब्ल्यू एनर्जी और रेमंड जैसे शेयर्स में भी आपको 4-5% की तेजी आती हुई दिखी इंट्राडे बेसिस पे। लूजिंग एंड पे वैरक इंजीनियरिंग, यहाँ इन्होंने अपना जो यूरोपियन इकाई को बेचने का सौदा था उसका वैल्यूएशन कम किया और इसी वजह से स्टॉक 7% नीचे था। इसके अलावा आवास फाइनेंसर्स, सन फार्मा एडवांस और रैमको सीमेंट जैसे काउंटर्स में आपको भारी बिकवाली आज के सत्र में आती हुई दिखाई दी। बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए आपका यतिन। और अब फाइनेंशियल और बैंकिंग में वेल्थ क्रिएशन के बड़े मौके की बात, क्योंकि आवाज के मैनेजिंग एडिटर अनुज सिंघल ने बातचीत की है हेलियोस कैपिटल के समीर अरोड़ा से और उनके मुताबिक फाइनेंशियल सेक्टर अगले 3 साल अच्छी ग्रोथ दिखाएगा। तो इस समय रिस्क रिवॉर्ड कहाँ फेवरेबल है समीर? अगर यहाँ से किसी को फ्रेश पैसा डालना है, आप फ्रेश पैसा कहाँ डाल रहे हैं इस समय? तो हम मोस्टली फाइनेंशियल्स में डालते हैं। हमने छोटे बैंक्स भी लिए हैं, तो हमारे पास खाली HDFC बैंक नहीं है, हमारे पास HDFC, ICICI और स्टेट बैंक तो नियरली सेम वेट के हैं, मतलब 7% टाइप ईच। और फिर हमने 2-2.5-3% के लिए हुए हैं इंडसइंड बैंक और मोर रिसेंटली अबाउट 1-1.5-2 महीने पहले IDFC फर्स्ट बैंक। तो उसमें सबसे आसान मुझे लगता है कि बैंक्स में लेना, क्योंकि बैंक्स की जो बड़ी प्रॉब्लम्स थी वो खत्म हो गई हैं, NPA प्रॉब्लम खत्म हो गई है। उन्होंने नए ऐसे लोन दिए नहीं कॉर्पोरेट सेक्टर को जो कभी अटके, बिकॉज नॉर्मली ये कॉर्पोरेट साइकिल में प्रॉब्लम्स होती थी। और कंज्यूमर इज डूइंग वेल, एवरीबडी एग्रीज। एंड बेसिकली व्हेन अ फाइनेंशियल सेक्टर इज स्ट्रांग इन द सेंस कि वो पुराना बैगेज नहीं कैरी कर रहा NPS का, तब नेक्स्ट 2-3 साल वो आराम से ग्रो कर सकते हैं। प्लस अगर आप उनकी वैल्यूएशन देखें कंपेयर टू द लास्ट 5 ईयर 10 ईयर एवरेज, कोई री रेटिंग ज्यादा नहीं हुई है, खाली अर्निंग्स ग्रोथ ही मिली है आपको। सो अर्निंग्स ग्रोथ अगर स्टॉक प्राइस में कन्वर्ट हो, दैट इज द इजीएस्ट थिंग टू बाय। आपको हेजिटेशन उसमें होती है कि जी अर्निंग्स तो ग्रो ही है लेकिन वैल्यूएशन भी बढ़ के 20-25-30% बढ़ गई है फ्रॉम व्हाट दे वर से 2 साल 3 साल 4 साल अगो। फाइनेंशियल में ऐसे नहीं लगता, तो इसलिए फाइनेंशियल इज मोस्ट कंफर्टिंग। चलिए, अब समझ में आ रहा है मुझे कि IDFC फर्स्ट बैंक में पिछले कुछ दिनों में इतनी थोड़ी सी तेजी क्यों आ रही है। और आवाज के मैनेजिंग एडिटर अनुज सिंघल के साथ समीर अरोड़ा की ये पूरी बातचीत आप देख सकते हैं आज शाम 7:27 पर।
और अब बात करेंगे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि आईएमएफ की, जिसने दुनिया भर के देशों को चेताया है। आईएमएफ की चीफ क्रिस्टिना जियोर्जिवा ने चेतावनी देते हुए कहा कि दुनिया भर में मंदी का खतरा बढ़ रहा है। अमेरिका, यूरोप और चीन की इकोनॉमिक ग्रोथ धीमी पड़ रही है। आईएमएफ के मुताबिक 2026 तक ग्लोबल आउटपुट 4 लाख करोड़ रुपए तक कम होने की आशंका है और आने वाले दिनों में 2023 के बीच ग्लोबल ग्रोथ अनुमान घटाएंगे। आईएमएफ ने कहा कि ग्लोबल इकोनॉमी अभी भी कोरोना महामारी से जूझ रही है। दुनिया के सामने रूस यूक्रेन युद्ध और क्लाइमेट चेंज जैसी बड़ी चुनौतियां हैं, इसलिए ग्लोबल इकोनॉमी को स्थिर करना बहुत जरूरी है। आईएमएफ ने बढ़ती ब्याज दरों पर भी चिंता जताते हुए कहा कि अगर लंबे समय तक ब्याज दरें बढ़ती हैं तो यह आर्थिक मंदी की वजह बन सकता है। आईएमएफ की चेतावनी के क्या है मायने? क्या दुनिया भर में मंदी की आहट से भारत रहेगा बेअसर? आज आवाज अड्डा में इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा शाम 7:57 पर। और अब बात टेलीकॉम कंपनियों की, जो देश में धीरे धीरे 5G सेवाओं का रोल आउट करना जिन्होंने शुरू कर दिया है। पहले दौर में कहां 5G सेवा मिलेगी और इसे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। CNBC Awas and Salazar Techno Engineering present Telecom Update. 5G सेवाओं का इंतजार खत्म हो गया। चुनिंदा शहरों में 5G सेवाएं लॉन्च होना शुरू हो गई हैं। रिलायंस जियो ने 4 शहरों दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और वाराणसी में 5G बीटा सेवाएं शुरू की हैं। कंपनी के मुताबिक धीरे धीरे पूरे शहर में लोगों को 5G सिग्नल मिलने लगेंगे। अभी सिर्फ इन्विटेशन पर 5G सेवाएं मिलेंगी और ये चुनिंदा हैंडसेट पर ही काम करेंगी। ट्रायल के दौरान 1 Gbps तक की स्पीड देखने को मिली है। जियो का स्टैंड अलोन 5G टेक्निक ट्रू 5G है। मेरे हाथ में एक वीवो का हैंडसेट है, क्योंकि अभी ये सर्विस जो है सभी हैंडसेट पर उपलब्ध नहीं है, लेकिन इस हैंडसेट पर उपलब्ध है। तो मैं आपको दिखाऊंगा कि मेरे यहाँ पर 5G सिग्नल जो है आने शुरू हो गए हैं। अब मैं आपको इसका स्पीड टेस्ट करके दिखाऊंगा कि मुझे 5G पर कितनी स्पीड जो है मिल रही है। तो मैंने एक नेट वेलोसिटी का ऐप जो है वो डाउनलोड किया है और उसके ऐप के ऊपर मैंने स्टार्ट टेस्ट जो है वो मैंने शुरू कर दिया है। तो ये अब सर्वर से कनेक्ट हो रहा है और ये टेस्ट जो है अब शुरू हो चुका है। तो अब देखेंगे यहाँ पर कितनी स्पीड जो है मुझे मिल रही है। तो ये टेस्ट जो है वो शुरू हो चुका है। आप देखेंगे 1081 Mbps यानी कि 1 Gbps से भी ज़्यादा की स्पीड जो है मुझे यहाँ पर मिल रही है। तो इसका ये मतलब है कि अगर मुझे कोई मूवी डाउनलोड करनी है तो मुझे कुछ चुनिंदा सेकंड का वक्त जो है वो लगेगा। तो यही है असली 5G कि जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा स्पीड जो है वो मिलेगी। दूसरी तरफ भारतीय एयरटेल ने 8 सर्किल में सेवाएं शुरू करने की घोषणा की है। कंपनी ने दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद, बेंगलुरु, वाराणसी, सिलीगुड़ी और नागपुर में सर्विस शुरू कर दी है। इसके लिए आपको सिम बदलने की जरूरत नहीं है। कंपनियां अभी ग्राहकों को 5G सेवा 4G के दाम पर ही उपलब्ध करा रही हैं, लेकिन परेशानी ये है कि अभी मोबाइल हैंडसेट कंपनियों ने सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं किया, इसलिए चुनिंदा हैंडसेट पर ही 5G काम कर रहा है। वोडाफोन आइडिया के ग्राहक को 5G के लिए अभी थोड़ा इंतजार करना होगा। अभी कहीं भी सेवा शुरू नहीं हुई है, सिर्फ जल्दी लॉन्च का ऐलान हुआ है। असीम मनचंदा, दिल्ली। और अब बात केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह की, जो सिक्किम के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने सबसे पहले सिक्किम राजभवन में सरदार पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया। इसके बाद वो नॉर्थ ईस्ट में डेयरी उद्योग के विकास पर आयोजित एक सम्मेलन में पहुंचे, जहां अमित शाह ने सहकारिता बनाए जाने के लिए पीएम मोदी का आभार जताया। साथ ही कहा कि अगले 5 साल में देश की हर पंचायत में डेयरियां बनाई जाएंगी। सहकारिता क्षेत्र के माध्यम से इस देश के किसानों को एम्पावर किया है। सहकारिता क्षेत्र के माध्यम से इस देश के लाखों करोड़ों मछुआरों, इस देश के लाखों करोड़ों हैंडीक्राफ्ट के हमारे कारीगरों को, इस देश के लाखों करोड़ों वनबंधुओं को, आदिवासी बहनों को एम्पावर करने का काम हो और इसके लिए सहकारिता मंत्रालय की रचना करनी चाहिए। मगर सहकारिता मंत्रालय अब तक कृषि विभाग के ज्वाइंट सेक्रेटरी के तहत चलता है। मैं मोदी जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि देश के इस सहकारी आंदोलन की 70 साल पुरानी मांग को उन्होंने पूरा कर एक फुल फ्लेज कोऑपरेटिव
और केंद्र सरकार 2024 तक सब्सिडी के साथ 7,000 इलेक्ट्रिक बस देगी। आज से 3 दिनों तक गुजरात के केवड़िया में इंडस्ट्री 4.0 कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है। क्या है इसके मायने, बता रहे हैं हमारे संवाददाता केतन जोशी। भारी उद्योग मंत्रालय के द्वारा गांधीनगर के केवड़िया में इंडस्ट्री 4.0 कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है, जिसमें इनोवेशन और ऑटोमेशन के ऊपर ध्यान दिया जाएगा। खासकर आने वाला 10 साल भारत की हेवी इंडस्ट्री किस दिशा में जाएगी, इस पर विचार विमर्श किया जाएगा। केंद्र सरकार है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर भी जोर दे रही है। आप मेरे आसपास जो ये जब बस देख रहे हैं वो सारी इलेक्ट्रिक बस है और आज केंद्र के द्वारा गुजरात को 75 और कर्नाटक को 100 बसें है वो मुहैया करवाई जाएगी। इस एक बस की लागत करीबन 1.25 करोड़ जितनी है, जिसमें 40% सब्सिडी है वो केंद्र सरकार देगी और बाकी का खर्च है वो राज्य सरकार करेगी। भारत के ज़्यादातर शहरों में आने वाले दिनों में इलेक्ट्रिक व्हीकल दौड़ने लगेंगे, ऐसा केंद्र सरकार का प्रयास है। और इसी विषय पर यहाँ पर अलग अलग कंपनियाँ जैसे कि टाटा मोटर्स, JBM ऑटो, सीमेंस, राजेश एक्सपोर्ट जैसी कई सारी कंपनियां हैं वो इसमें हिस्सा ले रही है। और आने वाला 1 दशक भारत के लिए कैसा रहेगा, खासकर इनोवेशन, ऑटोमेशन और इलेक्ट्रिक व्हीकल क्षेत्र पर, इस पर विचार विमर्श करके एक पूरा का पूरा प्रोग्राम बनाया जाएगा और इसका अमल भी किया जाएगा। केतन जोशी, केवड़िया। और इंडस्ट्री 4.0 कॉन्फ्रेंस में आने वाले दिनों में उद्योगों में इनोवेशन ऑटोमेशन को आगे ले जाने पर विमर्श हो रहा है। इस मौके पर हेवी इंडस्ट्री मिनिस्टर से खास बातचीत के हमारे संवाददाता केतन जोशी ने। बैटरी क्षेत्र में कितने गीगावाट का प्लांट भारत में आने वाले समय में शुरू हो जाएगा और कौन कौन सी कंपनी ने अब केंद्र सरकार की इस योजना में हिस्सा लिया है? देखिए, हमने PLI ऑटो और PLI ACC बैटरी पर अपनी चीज़ें लॉन्च की। PLI ACC बैटरी पर भारत सरकार ने 18,100 करोड़ के बजटी सपोर्ट के साथ इस फील्ड में भारत सरकार ने आह्वान किया तमाम इंडस्ट्रीज़ को। और आप जानते हैं अभी ACC बैटरी के लिए चाइना की मोनोपोली है। कुछ देश मलेशिया, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी आदि बहुत नॉमिनल वे में इसमें उनकी पार्टिसिपेंट हैं। उस दृष्टि से मोदी जी ने बड़ा हौसला, बड़ा सपना देखा और 50 गीगावाट भारत में उत्पादन हो, इस लक्ष्य के साथ वो बजट लेके आए। खुशी की बात है कि इसमें हमारा 50 गीगावाट का टारगेट था और उसके सापेक्ष 128 गीगावाट का क्लेम लेके इंडस्ट्री के लोग पार्टिसिपेट किए। हमारे जो मानक थे उसमें 108 गीगावाट पर बिल्कुल परफेक्ट पाए गए, लेकिन हमारा टारगेट 50 गीगावाट था, उस पर हम आगे बढ़े, जिसमें ओला, राजेश एक्सपोर्ट और रिलायंस ऐसे तमाम संस्थाएं आगे आई हैं। कई संस्थाएं महिंद्रा आदि सभी वेटिंग में हैं। तो और दूसरा इसमें प्लस पॉइंट ये रहा कि इंडस्ट्रीज़ के लोग हमारे सपोर्ट से तो आ ही रहे हैं, जितना 50 गीगावाट के टारगेट तक उन्होंने इस फील्ड में कूदने के बाद, आने के बाद उन्होंने 75 गीगावाट का हमको अवगत कराया कि हम वो अपनी तरफ से इसका उत्पादन करेंगे। तो निश्चित तौर से आगामी 2 वर्षों में अपेक्षा है कि ये उत्पादन शुरू हो जाएगा भारत में। प्रोसेस फैक्ट्रियों का शुरू हो गया है। तो निश्चित तौर से भारत लिथियम बैटरी के क्षेत्र में जहां आत्मनिर्भर तो बनेगा ही बनेगा, जहां आज हम इंपोर्ट करते हैं वहां हम एक्सपोर्टर भी बनेंगे। और अब बात दिल्ली सरकार के एक और मंत्री राजेंद्र पाल गौतम की, जो अब विवादों में फंसते नजर आ रहे हैं। राजेंद्र पाल गौतम पर बीजेपी ने हिंदू देवी देवताओं का अपमान करने का आरोप लगाया है। बताया जा रहा है कि राजेंद्र पाल गौतम एक बौद्ध महासभा के आयोजन में शामिल हुए, जहां हिंदू देवी देवताओं को नहीं मानने की शपथ दिलाई गई। जिस समय यह शपथ दिलाई जा रही थी, राजेंद्र पाल उस वक्त मंच पर ही मौजूद थे। बीजेपी ने इस महासभा का वीडियो जारी किया है, जो कि सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। सूत्रों के हवाले से एक खबर यह भी है कि इस वजह से राजेंद्र पाल गौतम से केजरीवाल भी नाराज हैं। बीजेपी नेता कपिल मिश्रा और बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने इस कार्यक्रम पर सवाल उठाए हैं। सब इंसान बराबर है, चाहे वो किसी धर्म या जाति के हों। हमें ऐसा भारत बनाना है जहां सभी धर्म और जाति के लोग भाईचारा और मोहब्बत हो उनमें, न कि नफरत और बैर हो। कि अरविंद केजरीवाल, अगर आपकी ये लाइनें सत्य हैं तो आज आपको उस मिनिस्टर को बर्खास्त कर देना ही चाहिए।
और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन जल्द होंगे हाजिर, कहीं जाइएगा नहीं। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। मुंबई और आसपास के इलाकों में आज तेज बारिश के चलते कई जगहों पर पानी भर गया। इसकी वजह से कई इलाकों में ट्रैफिक प्रभावित रहा। अंधेरी और पूर्व और पश्चिम को जोड़ने वाले सबवे में भी पानी भर गया। यहां पानी भरने की वजह से ट्रैफिक पुलिस ने यातायात बंद कर दिया। इस तरह सब अर्बन इलाके, खासतौर से ठाणे में भी भारी बारिश हुई। यहाँ कई रास्तों पर जल भराव के चलते ट्रैफिक काफी देर तक प्रभावित रहा। और अब बात नोबेल पुरस्कारों की। नोबेल के शांति पुरस्कार 2022 का भी ऐलान हो गया है। इस बार एक व्यक्ति और 2 संस्थाओं को नोबेल का शांति पुरस्कार दिया गया है। बेलारूस के मानवाधिकार कार्यकर्ता एलिस बलियात्स्की के अलावा 2 संस्थाओं मेमोरियल और सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज को ये पुरस्कार दिया गया। इसमें मेमोरियल रूस में कार्यरत संस्था है और सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज यूक्रेनी संस्था है। ये पुरस्कार युद्ध, मानवाधिकार के हनन और सत्ता के दुरुपयोग के डॉक्यूमेंटेशन के लिए दिया गया है। और अब बात करेंगे हीरो मोटोकॉर्प की, जिसने आज अपना पहला इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च किया है। कंपनी ने वीडा V1 Pro और V1 Plus के नाम से 2 वेरिएंट लॉन्च किए। इसके अलावा कंपनी ने एथर एनर्जी के साथ कोलैबोरेशन किया। एथर एनर्जी हीरो मोटोकॉर्प को चार्जिंग नेटवर्क और इक्विपमेंट्स ऑफर कर सकती है। कैसा है वीडा, बता रही हैं दीपाली राणा। फाइनली हीरो मोटोकॉर्प की ओर से पहला इलेक्ट्रिक स्कूटर विडा लॉन्च हो चुका है, जो कंपनी ने 2 वेरिएंट में लॉन्च किया है, V1 Plus और V1 Pro। और ये स्कूटर आपके सामने है। काफ़ी खास बातें आपको इसमें दिखाई देंगी। सबसे पहली तो रेंज, और साथ ही साथ इसमें जो चार्जिंग का ऑप्शन कंपनी दे रही है वो इसको एक बेहतर ऑफरिंग बनाती है। फॉर इंस्टेंस अगर आप V1 Plus की बात करेंगे तो उसमें आपको 143 किलोमीटर्स की रेंज मिलती है। V1 Pro में 165 किलोमीटर्स की रेंज, जो कि स्कूटर सेगमेंट में हाईएस्ट कैटेगरी में आती है। और इसके अलावा आपको इसमें फीचर्स के तौर पे 7 इंच का TFT टच स्क्रीन मिल रहा है, कीलेस एंट्री मिल रही है। तो ऐसे इसमें एडवांस फीचर्स भी मौजूद हैं जो आजकल हम कई इलेक्ट्रिक स्कूटर्स में पहले देख भी चुके हैं। इंपॉर्टेंट ये है, अपने राइवल्स के मुकाबले इस स्कूटर को जो एक एज मिलता है वो है इसमें स्वैपेबल बैटरी ऑप्शन। यानी अब आपको घंटों बैटरी चार्ज करने में नहीं लगेंगे, बल्कि 0 to 80% चार्जिंग आप फास्ट चार्जर के थ्रू सिर्फ 65 मिनट में कर सकते हैं। बैटरी आप निकाल के बाहर रख के चार्ज भी कर सकते हैं। तो ये स्वैपेबल बैटरी ऑप्शन एक बूस्ट के तौर पे आप देख सकते हैं इस इलेक्ट्रिक स्कूटर के लिए। और अगर आप प्राइस की बात करेंगे तो प्राइस इसका डेफिनेटली आपको अग्रेसिव मिलेगा। जो V1 Plus है उसकी कीमत 1,45,000 से शुरू होती है, और जो V1 Pro है उसमें आपको जो प्राइस मिलता है वो है 1,60,000 का। तो कह सकते हैं कि 1.45 से 1.59 लाख इसकी प्राइस रेंज रखी गई है। लेकिन हाँ, कंपटीशन इसका जिन गाड़ियों से होगा, जिन स्कूटर से होगा, उसमें आपको ओला का S1 Pro मिलता है, एथा 450 मिलता है। और अब बात करेंगे गूगल की, जिसने अपने फ्लैगशिप स्मार्टफोन गूगल Pixel 7 और Pixel 7 Pro लॉन्च कर दिया है। जल्द ही ये भारत में भी मिलने लगेंगे। भारत में Pixel 3 सीरीज के बाद सीधे Pixel 7 सीरीज की एंट्री होगी। Pixel 5 सीरीज को भारत में लॉन्च नहीं किया गया था। Pixel 7 में गूगल टेंजर D2 SoC चिप है। Pixel 7 और Pixel 7 Pro में 12 GB रैम, 50 MP बैक कैमरा, Android 13 OS, 120 Hz रिफ्रेश रेट वाला 6.3 इंच का डिस्प्ले जैसे फीचर्स हैं। Pixel 7 Pro की कीमत 84,999 और Pixel 7 की कीमत है 59,999। इनकी प्री बुकिंग की शुरुआत हो चुकी है। 13 अक्टूबर से इसकी सेल शुरू हो जाएगी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों पर लगातार अपडेट के लिए आप बने रहें CNBC आवाज के साथ। नमस्कार।